हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो आज का टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमने लिया है क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस, पार्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। और इसमें हमारा चैप्टर नंबर है 4। चैप्टर नंबर 4 मीन्स अंडरस्टैंडिंग लॉज। अंडरस्टैंडिंग लॉ मीन्स कानूनों की समझ। Let's begin. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buy and selling of property. आप कुछ कानूनों के बारे में जानते होंगे, शायद आप कुछ कानूनों के बारे में क्या होंगे, परिचित होंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि मैरिज शादी करने की उम्र क्या होती है, मताधिकार मीन्स वोट डालने की उम्र क्या होती है, और परहैप्स आप यहाँ तक भी जानते होंगे कि प्रॉपर्टी बेचने की और प्रॉपर्टी बेचने की और खरीदने की उम्र क्या होती है। मीन्स उस कानून से भी आप वाकिफ होंगे या जानते होंगे उस कानून के बारे में कि संपत्ति, प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति कैसे खरीदी जाती है और कैसे बेची जाती है। वी नो दैट पार्लियामेंट इज़ इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि ये जो लॉज हैं, ये कानून हैं, ये कौन बनाता है, इसका इंचार्ज कौन होता है कानून बनाने का, उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन, क्या ये लॉ सब पर लागू होते हैं। हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग, कैसे नया कानून बनता है। कुड देयर बी लॉज दैट अनपॉपुलर अनकंट्रोवर्शियल, क्या ऐसे कानून भी हैं जो कि अनपॉपुलर होते हैं, ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए हैं, मशहूर नहीं हुए हैं, या अनकंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल मीन्स विवाद, जिसमें कोई विवाद होता है। बट शुड बी एज सिटीजन डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, एक सिटीजन होने के नाते, नागरिक होने के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, हमें ऐसे सिचुएशन में, इस सर्कमस्टेंसेस में क्या करना चाहिए। डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या कानून सब पर लागू होते हैं, इसका मीन्स है क्या कानून सब पर लागू होते हैं। तो रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन, हमें इस सिचुएशन को पढ़ेंगे। ए गवर्नमेंट ऑफिसर हेल्प हिज सन गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज़ गिवन ए 10-year जेल सेंटेंस बाय ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर ए क्राइम दैट ही हैज़ कमिटेड। एक सरकारी ऑफिसर के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई है। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकालने में मदद करता है। जो सरकारी अफसर है वो क्या करता है, जब उसके बेटे को सज़ा होती है 10 साल की, तो वो अपने बेटे को भाग निकाल, यानी कि उसको बाहर भगा देता है, उसकी मदद करता है बाहर भागने में। डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शंस वर राइट, शुड हिज सन बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली पावर। क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया है, क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए क्योंकि वो उसका जो बाप है वो पॉलिटिकली और राजनीतिक, वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली क्या है, स्ट्रांग है, यानी कि उसके पास पैसा है बहुत और उसकी पावर है, राजनीतिक तौर पर वो स्ट्रांग है, इसलिए उसको उसके बेटे को छोड़ देना चाहिए। द अबव इज क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। अगर हम इस तरह का देखेंगे कि सरकारी बेटे को छोड़ दिया जाए तो ये क्लियर केस, ये कानून की क्या होगी, सीधे सीधे कानून की क्या होती है, उल्लंघना होती है, कानून की खिलाफवर्जी इसको कहा जाता है। एज यू रीड इन यूनिट 1, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर अग्रीड दैट शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे वो एग्रीड हुए थे कि उनके बीच सहमति हुई थी कि स्वतंत्र भारत या आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा कोई रूल नहीं होगा, ऐसा कोई कानून नहीं है कि वहाँ पर सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश होनी चाहिए। दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल
provision in the constitution that would establish the rule of law. The most important of these was that all persons independent are equal before the law. कानून में जब सत्ता में कोई भी मनमानी होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि स्वतंत्र भारत में कानून की नज़र में सब लोग क्या हैं, एक हैं। कानून की नज़र द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑल पर्सन इंडिपेंडेंट, हर पर्सन क्या है, आज़ाद है और कानून की नज़र में क्या है, एक है। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। किसी भी पर्सन को उसके रिलीजन, उसके मजहब, उसकी कास्ट और जेंडर, लिंग के आधार पर उसको इसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। कानून में ये लिखा है कि लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो कानून किसी तरह का भी भेदभाव नहीं करता है। विद द रूल ऑफ लॉ मीन्स इज दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वल टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री, नो वन कैन बी द अबव। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे, कि जितने भी कानून हैं वो देश के जितने भी लोग हैं उन पर समान बराबर रूप से लागू होंगे। कानून के ऊपर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान नहीं होगा। नाइदर ए गवर्नमेंट ऑफिसर नॉर ए वेल्दी पर्सन इवन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ना कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा, ना कोई वेल्दी पर्सन दौलतमंद आदमी होगा, और इवन जहाँ तक कि जो राष्ट्रपति है मुल्क का, वो भी कानून के दायरे में होगा। उसको भी कानून सज़ा सुना सकती है अगर वो क्राइम करता है। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज ए स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज पर्सन थ्रू विच द गिल्ट ऑफ ए पर्सन हु हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड, बट इट वाज ऑलवेज लाइक दिस। कहता है किसी भी अपराध, किसी भी यानी कि जुर्म, किसी भी जुर्म के लिए कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा होती है। अगर कोई आदमी क्या करता है, जुर्म करता है, तो उसके लिए कानून में सज़ा होती है। सज़ा तक पहुंचने की एक प्रक्रिया होती है, एक रूल होता है सज़ा तक पहुंचने की, जिससे व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। जब अब व्यक्ति का अपराध साबित होता है कोर्ट में, तो उसकी एक क्या होती है, प्रक्रिया होती है, एक रूल होता है जिससे उसका कोर्ट में अपराध क्या किया साबित किया जाता है। उसके आधार पर ही उसको सज़ा दी जाती है। लेकिन इन एंशिएंट इंडिया, जो पुराना हिंदुस्तान था, एंशिएंट इंडिया, हिंदुस्तान के बहुत समय पहले, पुराने हिंदुस्तान में, मैं कहने का बहुत समय पहले की बात, जब हिंदुस्तान में देयर वर इन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। भारत में भारत में बहुत सारे स्थानीय कानून थे उस वक्त। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। Different community enjoy different degrees of autonomy in administrating these laws among their own। कहता है कि अक्सर ऐसे एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने आधार पर क्या करते थे, लागू करते थे। वो कानून बनाने में क्या थे, आज़ाद थे। In some cases, the punishment that two person received for the same crime varies depending on their caste background। कुछ मामलों में जाति के आधार पर भी, in some cases the punishment that two person received for the, जहाँ पर दो बंदे थे, कहने का मतलब कुछ मामलों में जाति के आधार पर भी अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। जाति के आधार पर कहा दो पर्सन है तो उनका जुर्म अगर एक है, लेकिन जाति के आधार पर उनको अलग अलग सजा दी जाती थी। डिपेंडिंग ऑन कास्ट विद लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पनिश्ड, दिस स्लोली बिगन टू चेंज एज द सिस्टम ऑफ लॉ बिगन टू फर्दर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कहता है जो निचली जाति के माने जाते थे लोग, उनको क्या होता था, अपराध की सज़ा ज़्यादा दी जाती थी, उनको अपराध की सज़ा ज़्यादा दी जाती थी। तो मैंने आपको बताया कि प्राचीन भारत में, जो पुराने एंशिएंट इंडिया में क्या होता था कि एक ही अपराध के लिए दो व्यक्तियों को अलग अलग सज़ा दी जाती थी जाति के आधार पर। अगर जो निचली जाति का होता था उसको ज़्यादा सज़ा दी जाती थी। लेकिन ये जो सिस्टम था
अपराध की जो सज़ा एक दूसरे को अलग अलग देना, ये भी कानून की खिलाफ वर्जी थी। ये सब कॉलोनियल रूल, जब कॉलोनियल रूल आया, जब कॉलोनियल रूल मीन्स जब अंग्रेज़ों का पीरियड आया हिंदुस्तान में, तो ये सब चेंज हो गया था। It is often believed that it was British colonists who introduced the rule of law in India. Historians have disputed the claim for several grounds. बहुत सारे लोग मानते हैं कि देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी। बहुत सारे लोग मानते हैं कि देश में कानून के शासन की शुरुआत किसने की थी? अंग्रेज़ों ने की थी। लेकिन हिस्टोरियन इस पर क्या कहते हैं? हमेशा बहस में उलझे रहे। जो हिस्टोरियन थे वो इस बात पर बहस में अड़ते रहे। फर्स्ट, द colonial law was arbitrary, and second, that the Indian nation played a prominent role in the development of legal sphere in British India. इसके कई कारण थे जो हिस्टोरियन लड़ते थे, आपस में विवाद करते थे। एक कारण ये था कि जो कॉलोनियल भारत है, जो ब्रिटिश थे वो मनमाने कानून थोपते थे हिंदुस्तान में। दूसरी वजह ये है कि ब्रिटिश भारत में कानून मामलों के विकास में राष्ट्रवादियों की एक अहम भूमिका थी कि ब्रिटानिया ने। दूसरी बात ये थी कि द इंडियन नेशनलिस्ट, जो हिंदुस्तान के नेशनलिस्ट थे, जैसे महात्मा गांधी था, जब भगत सिंह था, जो भी थे, उन्होंने अपना रोल अदा किया था न्यू कानून बनाने में ब्रिटिश इंडिया में। वन एग्जाम्पल ऑफ दिस आर्बिट्रेरी दैट continue to exist as a part of British law in the Sedition Act of 2000. The act idea of sedition was broadly understood with this act. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without any trial. यहाँ कहने का मतलब है कि भारत में 1870 का जो राजद्रोह था, राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन का मिसाल थी। 1870 का जो एक्ट था, जैसे कि कौन सा सेडिशन एक्ट जिसको हम कहते हैं राजद्रोह एक्ट था, वो एक मनमाने एक्ट की क्या थी? 1870 उनका एक मनमाना एक्ट था। द आइडिया ऑफ सेडिशन वाज ब्रॉडली अंडरस्टूड विद दिस एक्ट। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा हमें मिलती है। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति, ब्रिटिश सरकार, ये जो एक्ट था 1870 था, इसके मुताबिक अगर कोई भी बंदा ब्रिटिश सरकार की खिलाफ वर्जी करता, उनके कानून के खिलाफ जाता, तो उसको बिना कोई जुर्म किए जेल में डाल दिया जाता था। कहने का मतलब है, इतिहासकार कहते थे, जो हिस्टोरियन कहते थे कि जो बरतानिया की हुकूमत थी वो क्या करती थी, जो भी कानून बनाती थी वो हिंदुस्तान पर मनमाने थोपती थी। उसकी उन्होंने एक एग्जाम्पल बताई थी कि वो कौन सा था? सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। इस सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 के मुताबिक था कि अगर कोई भी हिंदुस्तानी इस आइडिया को, उनके इस एक्ट को नहीं मानता है, तो उसको बिना कोई जुर्म किए जेल में डाल दिया जाता था। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।